3061 उग्र शक्ति तकनीक युवान के पास। प्रतियोगिता से बाहर हुए लड़कों के ये ताने साफ तौर पर विदुर और सम्यक की तरफ ही थे। ये वो लड़के थे जिनका आगे बढ़ने या तरक्की करने का कोई इरादा नहीं था। दल के अंदर वो बस अपना हर दिन आलस से गुजारते थे और अपने साथियों को परेशान करना ही उनका इकलौता काम था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद चुनाव वाले इलाके से एक बेहद साफ और खनकती हुई आवाज गूंजी। आखिरकार पहली गोली पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। तब किसी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, अरे ये तो सुहास है, जैसी सबको उम्मीद थी, सबसे पहली गोली इसी ने बनाई। मुकाबले में सबसे काबिल हकीम माने जाने वाले काले कपड़े पहने उस नौजवान ने अपनी भट्टी की तरफ देखा और एक ही झटके में फुर्ती से अपनी गोली बाहर निकाल ली। जैसे उसकी अंदरूनी शक्तियां भट्टी से बाहर आईं, भट्टी से एक सफेद धुआं निकला जिसने ऊपर हवा में एक बादल का रूप ले लिया। उस नौजवान की आंखें सितारों जैसी चमकदार और भौहें बेहद तीखी थी। वो लंबा चौड़ा और दिखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि अपना काम पूरा करने के बाद भी उसकी आंखें एकदम शांत थीं और उसके चेहरे पर घमंड का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक लड़के ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बिल्कुल जैसी इससे उम्मीद थी। सुहास सच में हमारे दल के नौजवानों में सबसे काबिल हकीम है। उसकी गोली के आत्मिक अंश से एक ऐसा बादल बना है जो बिना बिखरे एक जगह टिक गया। यह बिना किसी शक के रैंक 3 की एक बेहद आला दर्जे की गोली है। तभी दूसरे लड़के ने भी हामी भरते हुए कहा, सिर्फ सुहास ही नहीं, नरेश और आरएम भी अब अपनी गोलियां बाहर निकालने ही वाले हैं। और उसके ऐसा कहते ही लगभग एक ही वक्त पर दो और खनकती हुई आवाजें सुनाई दी। सामने की तरफ आरएम और दरेश ने अपनी गोलियां भट्टी से बाहर निकाल ली थी। ये दोनों इस दल के 3 सबसे बेहतरीन लोग थे। उनकी ये रफ्तार उनके टॉप 3 में होने के रुतबे के बिल्कुल लायक थी। और ऊपर से उन तीनों की भट्टियों से एक हल्की लेकिन बेहद मीठी खुशबू आ रही थी। साफ था कि वो भी रैंक 3 की गोलियां ही थीं। टॉप 3 की इन जगहों पर कोई और कब्जा कर ही नहीं सकता था। सुहास की पहली रैंक की गद्दी को हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। दरेश और आरएम आमतौर पर दूसरे और तीसरे नंबर पर एक दूसरे की जगह बदलते रहते थे। जहां तक चौथे या उससे नीचे रैंक वाले लोगों की बात थी, उनका और इन टॉप 3 का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कुछ लोगों को कामयाबी मिली तो कुछ नाकाम हो गए। अब इस चुनौती में 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा था। अब जाकर वहां मौजूद बुजुर्गों ने बाकी बचे लोगों की तरफ देखना शुरू किया, जिन्होंने अभी तक अपनी गोलियां नहीं बनाई थी। भले ही दल का असल मकसद हर एक शख्स को तालीम देना था, लेकिन वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुनियादी चीजें ही सिखाते थे। बाद में जो लोग सबसे ज्यादा काबिल होते थे उन्हें दूसरे महान गुरुओं के पास भेज दिया जाता था। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती थी कि लोग सिर्फ ताकतवर लोगों से ही रिश्ता रखना चाहते थे और कमजोरों को नीची नजर से देखते थे। अगर आपका रैंक टॉप 20 से नीचे था और आपके पास कोई खास रुतबा या पहचान नहीं थी, तो बुजुर्गों का ध्यान अपनी तरफ खींचना लगभग नामुमकिन था। भले ही वो आपसे नफरत ना करते हो, लेकिन वो आपको कोई खास अहमियत भी नहीं देते थे। तभी बुजुर्ग भानदेव ने निराशा में अपना सर हिलाते हुए आं भरी और कहा, देखा जाए तो ये बच्चे इतने बुरे भी नहीं हैं, लेकिन मुझे डर है कि इनके पास वक्त कम पड़ जाएगा। बुजुर्ग भानदेव की बात बिल्कुल सच थी। जो लोग अभी तक डटे हुए थे वो बुरे नहीं थे, लेकिन इस चुनाव के लिए उन्हें अपनी गोलियां बनाने को उम्र भर का वक्त तो नहीं दिया जा सकता था। अब मुकाबले में सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी बचा था, और जहां तक उन लोगों की बात थी जिनका नाम अभी भी अधूरा था, उनमें से कुछ का काम तो आधा या सिर्फ 1/3 पूरा हुआ था। अगर ऐसे लोगों को इसका दोगुना वक्त भी दे दिया जाता तो भी वो अपना काम खत्म नहीं कर पाते। उनके कामयाब होने का सिर्फ अब एक ही रास्ता था कि वक्त खत्म होने से पहले अचानक से उनकी काबिलियत एक नए मकाम पर पहुंच जाए। लेकिन यह तो किसी सपने जैसा ही था। जिस वक्त विदुर अपनी गोली बनाने में लगा हुआ था, वक्त में हजारों साल पहले चंद्रिका अच्छी तरह उग्र शक्ति तकनीक को पढ़ चुकी थी। जंगल में खड़ी चंद्रिका ने युवान को कामयाब होते हुए देख उसे समझाते हुए कहा, युवान, इस उग्र शक्ति तकनीक के 2 चरण हैं। पहला हरा प्रकाश और दूसरा बैंगनी प्रकाश। और अभी जो तुमने हासिल किया है वो तो बस इस हरे प्रकाश की शुरुआत भर है। उसकी बात पर हामी भरते हुए युवान ने अपनी उंगलियों से निकलती उस हल्की हरी रोशनी को देखा और फिर थोड़ी उलझन के साथ कहा, माना कि इस उग्र शक्ति तकनीक की तबाह करने वाली ताकत सच में हैरान कर देने वाली है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं चंद्रिका। इसमें शक्तियां इकट्ठा करने का तरीका बहुत पेचीदा है, और शक्तियां हासिल करने के पीछे इसमें बहुत ज्यादा शक्तियां खर्च होती हैं। असल में युवान भी ये बात जानता था कि अगर उसने व्याल श्वास तकनीक का इस्तेमाल करके अपने अंदर ढेर सारी शक्तियां नहीं भरी होती, तो चाहे वो कितना भी वक्त क्यों ना लगा लेता इस छोटे से हरे प्रकाश को बनाने में, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। अभी फिलहाल उसके पास महज 4 चक्रों की ही ताकत थी, और रोशनी की इस छोटी सी किरण को बनाने में ही उसकी सारी ताकत निचोड़ कर बाहर आ गई थी। अगर इसे किसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो उसे एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम करना पड़ता, वरना कुछ देर बाद ही ये रोशनी खुद ब खुद खत्म हो जाती। यही सब सोचते हुए युवान ने एक गहरी आंख भरते हुए आगे कहा, काश
काश मैं किसी तरह से जल्द बलवान बन पाता। बलवान बनना किसी कच्चे मकान से कालीशान महल में जाने जैसा था। एक बार चक्र खुल जाए तो फिर शहर के अंदर अनगिनत शक्तियां जमा करके रखी जा सकती थी। ये उसकी अभी की खराब हालत से कई गुना बेहतर होता, जहां उसे हर बार अपनी तकनीक इस्तेमाल करने के लिए आसपास के माहौल से अधूरी शक्तियां खींचनी पड़ती थी। जब शरीर में भरपूर शक्तियां होती तो ऐसी तकनीकें अपना असली और भयानक रूप दिखा पाती। कुछ देर तक इस तरह अफसोस करने के बाद युवान ने अपना दिल पक्का किया। आखिर उसे हर कदम फूक फूक कर रखना ही था। फिलहाल उसका असली मकसद अपने सभी 8 चक्रों को पूरी तरह से खोलना था, ताकि आगे की ट्रेनिंग के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सके। फिर अचानक वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और आंखों में एक तेज चमक लिए उसने चंद्रिका से कहा, ठीक है, छोड़ो इस परेशानी को। फिलहाल वक्त आ गया है उस कमबख्त गेंडे को सबक सिखाने का। उस तिलिस्मी जानवर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी कोशिश में दखल अंदाजी की। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर युवान ने जंगल की तरफ छलांग लगा दी। वो उग्र शक्ति तकनीक की ताकत आजमाने के लिए उतावला हो रहा था। जंगल में घुसते ही वो सीधा घने इलाके की तरफ भागा। काफी देर तक भागने के बाद वो एक बेहद ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। वो जानता था कि कवच गेंडे की सूंघने की ताकत बहुत खतरनाक थी और उसके जंगल में कदम रखते ही उस जानवर को भनक लग गई होगी, इसलिए उसे बस यहाँ बैठकर उस जानवर के आने का इंतजार ही करना था। पेड़ पर बैठे हुए युवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 10 मिनट गुजरने के बाद उसे अचानक जमीन कांपने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और जंगल के घने इलाके की तरफ देखा। वहां बड़े बड़े पेड़ एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे और एक आग जैसा लाल साया पागलों की तरह उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। 10 फुट से भी ज्यादा लंबा वो खौफनाक लाल जानवर आखिरकार उस खुले मैदान में आकर रुक गया। उसकी खून जैसी लाल आंखें अब सीधे युवान पर ही टिकी थी और उसके मुंह से गुस्से भरी फुफकार निकल रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही कवच गेंडा था। उसके पूरे शरीर पर लाल रंग का एक बेहद कड़क कवच चढ़ा हुआ था, जो शायद आग से भी ज्यादा गर्म लग रहा था। उस खूंखार जानवर को नीचे खड़ा देख युवान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अब वो पहले की तरह उससे बचने वाला नहीं था, बल्कि उसने पेड़ से एक लंबी छलांग लगाई और सीधे उस जानवर के सामने जमीन पर आ गिरा। फिर अपने हाथ से उसे ललकारते हुए युवान ने उकसाने वाले अंदाज में कहा, आजा मोटे गेंडे, चल दिखा मुझे अपनी ताकत। युवान की इस बेइज्जती को महसूस करते ही कवच गेंडे की आंखों का पागलपन और ज्यादा बढ़ गया। उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं और उसका वो भारी भरकम शरीर एक लाल साए में बदलकर जानलेवा रफ्तार से युवान की तरफ झपटा। इस दौरान उसके शरीर पर मौजूद वो मोटा लाल कवच किसी धधकती हुई आग की तरह चमकने लगा था। उस हमले की ताकत इतनी भयानक थी कि हवा में भी चिंगारियां फूटने लगी। इस तरह के हमले से बचने के अलावा 7 चक्रों वाले एक होनहार योद्धा के पास भी और कोई चारा नहीं होता। लेकिन युवान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने नजरें नीची की और उसके शरीर में शक्तियां एक तेज भंवर की तरह घूमने लगीं। अगली पल उसकी उंगलियों पर एक हरे रंग की रोशनी चमकी, जिसके साथ ही वो सीधे उस जानवर की तरफ दौड़ पड़ा। टकराने से ठीक पहले युवान ने अपने हाथ को तलवार की शक्ल दी और पहाड़ चीरने वाली रफ्तार से कवच गेंडे के चेहरे पर एक हमला कर दिया। हवा में एक आवाज गूंजी और ताजा खून फव्वारे की तरह उड़ने लगा। वो विशालकाय जानवर बीच से कटकर 2 हिस्सों में बंट चुका था। अपनी तेज रफ्तार के कारण उसके दोनों हिस्से कुछ दूर तक घिसटते हुए जमीन पर आ गिरे। पल भर में वहां की जमीन खून से लाल हो गई। वहीं युवान अभी भी अपनी जगह पर डटा था। चेहरे पर पड़ी खून की छींटों से वो किसी खौफनाक जल्लाद जैसा दिख रहा था। धीरे धीरे हरी रोशनी गायब हुई और वो थकान के मारे धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसे एक हमले ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली थी, लेकिन गैंडे के टुकड़ों को देखकर वो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जहां युवान पहाड़ों की गहराई में अपनी ट्रेनिंग में जी जान से जुटा हुआ था, वहीं दूसरी ओर चिरायु की मुश्किलें बढ़ रही थीं। उसके हुक्म पर जारा महल वालों ने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना तो उन्हें दूसरे चोर का कोई अता पता मिला और न ही उग्र शक्ति तकनीक का कोई सुराग। एक अंधेरे कमरे में जावर ने अपने चेहरे पर परेशानी लिए चिरायु से कहा, छोटे राजकुमार, हमने आसपास के कई शहरों तक अपनी खोज बढ़ा दी है, लेकिन हमें उस कमबख्त का एक छोटा सा निशान भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में ही कहीं गायब हो गया है। ये सुनते ही चिरायु की आंखों में एक बेरहम चमक दौड़ गई। काफी देर तक खामोश रहने के बाद उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया, अगर इतने बड़े पैमाने पर ढूंढने के बाद भी वो हमें नहीं मिला, तो मुझे डर है कि शायद उसकी लाश भी नहीं बची होगी। इस पर जावर ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से सवाल किया, आप कहना क्या चाहते हैं कि उसे किसी ने मार दिया है? तब चिरायु ने गुस्से से अपना जबड़ा कसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो उग्र शक्ति तकनीक पक्का युवान के हाथों में पड़ गई है। उसकी ये बात सुनकर जावर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने घबराते हुए कहा, अगर ऐसा है तब तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। पिछली घटना के बाद से ही रुद्र प्रताप ने युवान की सुरक्षा काफी बड़ी कर दी थी। लतावर ने भी उस इलाके से सभी बाहरी लोगों को खदेड़ दिया था जहां युवान मौजूद था, इसलिए पहले जैसा कोई भी खेल रचना अब लगभग नामुमकिन था।
तभी चिरायु की आंखों में एक जहरीली और खौफनाक चमक आ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बेहद शैतानी आवाज में हुक्म दिया, जाओ और तुरंत लिमिया को मेरे पास लेकर आओ। जावर चुपचाप चिरायु को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर पौराणिक शहर पर डूबते सूरज की खूबसूरत लाल रोशनी छाने लगी थी। गुरुकुल से आने के बाद स्वरा शहर के दक्षिणी हिस्से की तरफ जाने वाली सड़क पर पैदल ही घर की तरफ लौट रही थी। वो आजकल गुरुकुल में ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी, क्योंकि युवान भी वहां से गायब था। रोज की तरह जानी पहचानी गलियों से गुजरते हुए जैसे उसने एक कोना पार किया तो अचानक उसके कदम रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और सामने देखा। इस वक्त लिमिया दीवार से टिककर खड़ी थी और उसके पीछे कुछ खूंखार दिखने वाले लोग मौजूद थे। लिमिया का खूबसूरत चेहरा इस वक्त किसी पत्थर की तरह सख्त था और वो अपनी शैतानी नजरों से सीधे स्वरा को ही घूर रही थी। स्वरा की सादगी और खूबसूरती देखकर लिमिया की आंखों में जलन की एक चिंगारी भड़क उठी। फिर उसने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मेरे साथ चलो स्वरा, कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही स्वरा के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखने लगी और उसने तुरंत सवाल किया, आखिर तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जो कहना है यहीं कहो। इस पर लिमिया ने नफरत भरे अंदाज में फुफकारते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जिगरी दोस्त युवान ने चिरायु की कोई चीज चुराई है और अब उसे वापस पाने के लिए हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। लिमिया के इस जवाब से स्वरा का चेहरा गुस्से से तन गया और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मजाक है? तुम्हें सच में लगता है कि चिरायु जैसे घटिया इंसान की कोई चीज राजकुमार युवान को पसंद आएगी? ये सुनते ही लिमिया ने गुस्से से आग बबूला होते हुए अपने आदमियों को हुक्म दिया, जुबान लड़ाती है चुड़ैल, पकड़ लो इसे और ले चलो अपने साथ। उसके इतना कहते उसके पीछे से दो लोग बिजली की रफ्तार से स्वरा की तरफ झपटे। उनके शरीर के आसपास शक्तियों की हल्की हलचल महसूस हो रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो 5 चक्रों की ताकत रखने वाले योद्धा थे। लेकिन स्वरा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो बस अपनी गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखती रही। जब दोनों आदमियों के हाथ चील के पंजों की तरह उसे पकड़ने ही वाले थे, तभी अचानक स्वरा हरकत में आई। उसने अपनी 2 उंगलियां तेजी से आगे की ओर निकाली, जिन पर हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। उसके हाथों से निकलने वाली भयानक शक्तियों ने हवा को किसी तूफान की तरह चीर दिया। वो 2 उंगलियां उन दोनों आदमियों पर किसी हथौड़े की तरह पड़ी और वो दोनों हवा में उछलते हुए दूर जा गिरे। नीचे गिरते ही उनके कंधों से खून रिसने लगा था। हमले के बाद स्वरा के हाथ आराम से नीचे लटक गए, लेकिन उसके शरीर के चारों तरफ शक्तियों की रोशनी अभी भी घूम रही थी। ये नज़ारा देखकर लिमिया की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने गुस्से में अपने दांत इतनी जोर से पीसे कि लगा जैसे वो टूट ही जाएंगे। फिर एक पल बाद उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, तुमने तुमने अपना 6वां चक्र भी खोल लिया? तो क्या स्वरा के जरिए युवान से उग्र शक्ति तकनीक हासिल करने के शैतानी इरादे में कामयाब होगा चिरायु, या फिर उसे ये भूल बहुत भारी पड़ जाएगी? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3062 घर जाने का वक्त आ गया। लिमिया हैरान रह गई थी कि स्वरा की शक्तियां 6 चक्रों वाली थी। उसे अच्छे से याद था कि महज महीने भर पहले ही स्वरा ने अपना 5वां चक्र खोला था। ऐसे में लिमिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी अपना 6वां चक्र कैसे खोल सकती थी। उसकी हैरानी देखकर स्वरा ने बेहद शांत अंदाज में लापरवाही से जवाब दिया, 6वां चक्र? वो तो मैंने 10 दिन पहले ही खोल लिया था। दरअसल जब से युवान गुरुकुल से दूर था, तब से स्वरा ने अपनी ट्रेनिंग में जरा भी ढील नहीं बरती थी। उसे गुरु अंचित का पूरा ध्यान मिल रहा था। गुरु अंचित का मानना था कि युवान जैसे धमाका करने वाले लड़के के मुकाबले स्वरा जैसी शांत और समझदार लड़की पर भरोसा करना ज्यादा आसान था। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जोर उसे ताकतवर बनाने में लगा दिया था। नतीजा ये था कि युवान के साथ साथ स्वरा भी अब किसी से पीछे नहीं थी। वहीं उसकी बात सुनकर लिमिया का चेहरा गुस्से से हरा पड़ने लगा और उसकी आंखों से सच में आग बरस रही थी। उसने खुद अपना 6 चक्र महज 15 दिन पहले ही खोला था, वो भी दिन रात की कड़ी मेहनत और ढेर सारा पैसा पानी की तरह बहाने के बाद। और अब स्वरा ने आधे दिन से भी कम वक्त में उसकी बराबरी कर ली थी। ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। तभी लिमिया ने नफरत से फुफकारते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि 6 चक्र खोल लेने भर से तुम यहां से बचकर निकल जाओगी? तुम लोग मेरे पीछे खड़े क्या हो? जाओ, कोई इसे पकड़कर मेरे पास लाओ, और हो सके तो इस चुड़ैल का चेहरा भी बिगाड़ देना। लिमिया के हुक्म पर पीछे से एक और आदमी धीरे धीरे चलकर बाहर आया। उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थीं, जो बता रही थी कि वो 7 खुले चक्रों वाला योद्धा था। उसे आगे आते देख आखिरकार स्वरा के चेहरे पर भी फिक्र की लकीरें उभर आईं। वो अभी कोई तरकीब सोच ही रही थी कि अचानक उसका दिल जोर से धड़का। पलक झपकते ही पीछे से 2 और साए उड़ते हुए आए और सीधे उसके अगल बगल में आकर खड़े हो गए। देखने में वो किसी आम इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली शक्तियों की लहरें बता रही थीं कि वो भी 7 चक्रों वाले योद्धा थे। इन दोनों अजनबियों को अचानक देखकर स्वरा थोड़ी घबरा गई और उसने हैरानी से पूछा, अब तुम लोग कौन हो? तब उन दोनों ने हल्की सी मुस्कान के साथ बेहद इज्जत भरी आवाज में जवाब दिया, स्वरा जी, हमें राजकुमार ने यहाँ भेजा है। उन्हें शक था
कि चिरायु अपना सारा गुस्सा आप पर उतारने की कोशिश करेगा, इसलिए हम लोग छुपकर आपकी सुरक्षा कर रहे थे। ये सुनते ही स्वरा की पलकें झपकने लगी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और लिम्या को देखकर वो जितनी नाराज हुई थी, अब अचानक से वो नाराजगी थोड़ी कम हो गई थी। फिर उन दोनों रक्षकों ने अपना सिर उठाया और लिम्या की तरफ घूरते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, लिम्या जी, अपनी हद में रहिए। आपको चिरायु के हाथों की कठपुतली बनने की कोई जरूरत नहीं है। इस दखलंदाजी से लिम्या का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वो अंदर तक जानती थी कि अब वो चाहकर भी स्वरा का बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया, उस बेवकूफ युवान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर अपनी हार मानकर उसने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और अपने आदमियों को लेकर तुरंत वहां से दफा हो गई। वहीं उनके जाते ही दोनों रक्षकों ने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में स्वरा से कहा, स्वरा जी, चलिए, हम आपको सही सलामत घर तक छोड़ देते हैं। स्वरा ने भी उन्हें मना नहीं किया और इज्जत के साथ कहा, आप दोनों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपके राजकुमार फिलहाल कैसे हैं? उसे गए हुए काफी वक्त हो चुका है और उसने मुझ तक कोई खबर भी नहीं भिजवाई। इस पर रक्षकों ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए स्वरा जी, राजकुमार अभी बेहद अहम मोड़ पर है, लेकिन वो आधे महीने में होने वाले वर्गों के मुकाबले तक जरूर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर स्वरा ने समझदारी से अपना सिर हिलाया। वो नहीं जानती थी कि युवान जब वापस लौटेगा तो वो कितना ताकतवर हो चुका होगा, लेकिन उसने भी अफवाह सुनी थी कि चिरायु ने अपना 7वां चक्र खोल लिया था। अगर उनके अंचित वर्ग को इस साल के वर्गों के मुकाबले में अपनी पहली जगह वापस पानी थी तो एक भयंकर और खौफनाक मुकाबला तो तय था। वहीं उस शहर से काफी दूर काल पहाड़ी के जंगल की वादियों में युवान एक चट्टान पर खड़ा था और 5 खूंखार हरे रंग के बड़े भेड़िए उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये हवाबाज भेड़िए असल में पहले पड़ाव के तिलिस्मी जानवर थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी रफ्तार थी और क्योंकि हमेशा झुंड में शिकार करते थे, इसलिए इनसे निपटना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि 7 चक्रों वाले माहिर योद्धा भी इनसे जहां तक हो सके बचकर ही रहते थे। एक तरह से ये भेड़िए इस इलाके के बादशाह माने जाते थे, लेकिन इन जानलेवा भेड़ियों से घिरे होने के बावजूद युवान के चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी चमक रही थी। तभी अचानक एक भेड़िए ने मौका पाकर आगे छलांग लगा दी। वो हरे रंग का साया किसी परछाई की तरह तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपने नुकीले पंजों से हवा को चीरते हुए सीधे युवान की पीठ पर एक बेरहम हमला कर दिया। मगर उस भेड़िए का ये अचानक किया गया हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। युवान का शरीर एक पल के लिए धुंधला हुआ और वो अपनी जगह से ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं। भेड़िए के पैने पंजे सिर्फ खाली हवा को ही चीर पाए। भेड़िए के वार से बचते ही युवान ने बिजली की रफ्तार से अपना जवाबी हमला किया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी। उसके चारों ओर ताकतवर शक्तियां उमड़ने लगीं। फिर उसका मुक्का सीधे उस भेड़िए की कमर पर जाकर लगा और हड्डियों के टूटने की तेज आवाज आई। वो खूंखार और जंगली भेड़िया वहीं ढेर हो गया। लेकिन अपने साथी को मरता देख बाकी बचे 4 भेड़ियों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो जोर से गुर्राते हुए एक साथ युवान की तरफ लपके। ये देखकर युवान जोर से हंसने लगा और उसने बाकी 4 भेड़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा, जोड़ीदार की मौत का अफसोस मना रहे हो? झुंड में मुझे मारने आए थे ना, अब झुंड में ही मारे जाओगे। रणरूप का हमला। इतना कहते उसने अपनी कलम को मजबूती से पकड़ा और उसे एक लंबे भाले की तरह घुमाते हुए एक भेड़िए पर इतनी जोर का वार किया कि वो भेड़िया हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जंगल के उस सन्नाटे में एक अकेला लड़का 4 खूंखार भेड़ियों के साथ खूनी खेल खेल रहा था। युवान अपनी बड़ी हो चुकी कलम को किसी लोहे के भारी भाले की तरह चला रहा था। उसकी हर एक चोट में इतनी खतरनाक ताकत थी कि उन भेड़ियों का उसके करीब मंडराना भी नामुमकिन हो गया था। उस कलम की नोक इस वक्त किसी तेज धारदार हथियार की तरह चमक रही थी और जब भी वो किसी भेड़िए के शरीर से टकराती तो एक गहरा खूनी जख्म छोड़ जाती। ये लड़ाई जितनी खौफनाक तरीके से शुरू हुई थी उतनी जल्दी खत्म भी हो गई। कुछ ही मिनटों बाद युवान उसी जगह पर खड़ा था। उसकी कलम अब जमीन पर तिरछी टिकी हुई थी और उसके सिरे से ताजा खून टपक रहा था। उसके चारों तरफ अब 5 हवाबाज भेड़ियों की लाशें ठंडी पड़ रही थीं। तभी युवान ने अपने मुंह से एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी आंखों में किसी पैनी तलवार जैसी बेरहमी झलक उठी। पिछले 2 महीनों से जंगल में लगातार चल रही इस ट्रेनिंग ने युवान के अंदर एक खूंखार शिकारी पैदा कर दिया था। तभी उसने खुद को शांत करते हुए कहा, संस्कृति रूप में आ जाओ। इशारा मिलते ही उसके हाथ में मौजूद कलम सिकुड़कर वापस काफी छोटी हो गई, जिसे युवान ने अपने पास रख लिया। ऐसा करते ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया और पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई धूप को देखकर धीमी आवाज में खुद से कहा, वर्गों के मुकाबले में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। लगता है कि अब वापस लौटने का वक्त आ गया है। युवान ने इन पहाड़ी जंगलों में करीब 2 महीने तक ट्रेनिंग की थी और उसका 5वां चक्र 1 महीने पहले ही पूरी तरह से खुल चुका था। वो अब तक इसलिए वापस नहीं गया था क्योंकि वो जानता था कि जंगली जानवरों से भरे इस जंगल को छोड़ते ही उसके चक्र खुलने की रफ्तार कम हो जाती। जाने से पहले वो नीचे झुका और 5 भेड़ियों की लाशों से तिलिस्मी आत्म पत्थर निकालकर उसने अपनी जेब में रखे। इसके बाद वो मुड़ा और जंगल से बाहर निकल गया। करीब आधे घंटे बाद वो अपनी घाटी में वापस पहुंच चुका था।
जैसी चंद्रिका की नज़र वापस लौटते हुए युवान पर पड़ी तो वो समझ गई कि अब जाने का वक्त हो गया था। उसने अपनी खूबसूरत कमर को अलसाते हुए मोड़ा और लापरवाही भरे अंदाज में उससे पूछा कि हम वापस जा रहे हैं। देखा जाए तो चंद्रिका पहले भी बुजुर्ग कंगाव के साथ एक सुनसान जगह पर रह चुकी थी और उसे ऐसी जिंदगी की आदत थी, इसलिए उसके लिए ये 2 महीने बहुत आराम से गुजरे थे। चंद्रिका की बात पर युवान ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर एक तेज सीटी बजाई। सीटी की आवाज गूंजते ही कुछ ही पलों में पहाड़ी जंगल से करीब दर्जन भर परछाइयां उड़ते हुए बाहर आ गईं। ये वो शाही रक्षक थे जो अब तक छुपकर उसकी हिफाजत कर रहे थे। युवान ने उन रक्षकों की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा, सेनापति लतावर को जाकर इत्तला कर दो कि हम पौराणिक शहर वापस लौटने वाले हैं, तैयारियां शुरू करें। फिर रक्षकों को वापस जाते देख युवान ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें इन घने जंगलों को चीरते हुए मानो सीधे शहर को ही देख रही थी। कुछ वक्त पहले ही रक्षकों ने उसे खबर दी थी कि चिरायु ने अपना 7वां चक्र खोल लिया था। ये याद आते ही युवान ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मानना पड़ेगा चिरायु, तुझमें कुछ बात तो है। अच्छा है, दुश्मन जितना काबिल हो उसे हराने में उतना ही मजा आता है। युवान के होंठ गुस्से से कस गए और उसकी आंखों में एक खतरनाक बेरहमी उतर आई। जब से युवान ने गुरुकुल में कदम रखा था तब से चिरायु लगातार उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था। हाल ही में सहस्त्रधार झरने पर भी उसने बहुत ही नीच हरकत की थी। और तो और साजिश में हारी गई उग्र शक्ति तकनीक की वजह से चिरायु ने स्वरा का इस्तेमाल करके युवान को धमकाने की भी कोशिश की थी। इन सारी हरकतों की वजह से युवान के दिल में उसे जान से मारने की आग भड़क उठी थी। तभी उसने मुट्ठी भींचते हुए खौफनाक आवाज में कहा, पहले मुझे कभी सही मौका नहीं मिला, लेकिन अब वर्गों का मुकाबला आ रहा है। चिरायु, अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे सारे कर्ज सूद समेत वापस करूं। वहीं दूसरी ओर पौराणिक दल के महल में जैसे ही युवान ने महल में कदम रखा तो रुद्र प्रताप और रानी निहारिका तुरंत भागते हुए उसके पास आ गए। निहारिका ने जैसे अपने बेटे को देखा तो वो तुरंत आगे बढ़ी और उन्होंने अपनेपन से उसके कंधे पकड़ लिए। फिर उन्होंने अपनी नम आंखों से अपने बेटे को देखते हुए प्यार से कहा, मेरे बच्चे, तू इतने लंबे वक्त तक वापस ही नहीं आया। देख जरा खुद को, तू कितना कमजोर हो गया है। अपनी माँ की बात सुनकर युवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। थोड़ी देर उन्हें तसल्ली देने के बाद उसने चंद्रिका को अपनी माँ के साथ महल के अंदर भेज दिया और खुद अपने पिता रुद्र प्रताप के साथ वहां से चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए रुद्र प्रताप ने मुस्कुराकर युवान को देखा और उससे सवाल किया, क्या तुमने अपना 5वां चक्र खोल लिया है? उनके इस सवाल पर युवान ने तुरंत अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। यह देखकर रुद्र प्रताप के चेहरे पर अचानक एक गंभीर भाव आ गया और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, लतावर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि काल पहाड़ी में क्या हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चिरायु की इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी कि वो सीधा तुम पर हमला करेगा। पिछले कुछ सालों से जारा महल की ज्यादतियों को सहते सहते शायद अब वो लोग पूरी तरह से बेखौफ हो चुके थे, लेकिन रुद्र प्रताप की भी अपनी मजबूरियां थी। अगर वो जारा महल के साथ पूरी तरह से जंग छेड़ देते तो पौराणिक दल को एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती जो उन्हें अंदर तक खोखला कर देती। ये पूरे दल के लिए बहुत बुरा साबित होता। यही वजह थी कि युवान पर हुए हमले के लिए वो खुद को ही कसूरवार मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इतने लाचार पिता ना होते तो उनका बेटा कभी इतने बड़े खतरे में नहीं पड़ता। युवान अच्छी तरह समझ रहा था कि उसके पिता अंदर ही अंदर कितना घुट रहे थे, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों से उग्र शक्ति तकनीक का कागज निकाला और उसे हवा में उछालते हुए कहा, पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर वो मुझ पर हमला नहीं करवाता तो शायद मुझे कभी ये तकनीक मिल ही नहीं पाती, इसलिए आप इस बारे में इतना ज्यादा मत सोचिए। इस बार नुकसान हमारा नहीं बल्कि उनका हुआ है। उस कागज को देखते ही रुद्र प्रताप की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं और उन्होंने बेयकीन होते हुए कहा, उग्र शक्ति तकनीक, तो ये वाकई में तुम्हारे पास है? इतना कहते ही वो जोर से हंसने लगे। वो अच्छी तरह जानते थे कि जारा महल ने इस तकनीक को ढूंढने के लिए आसमान सिर पर उठा लिया था। तभी युवान ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा, पिताजी, ये तो बस उनके कर्ज का छोटा सा ब्याज है, और रही बात उस चिरायु की तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। 3 दिन बाद होने वाले वर्गों के मुकाबले में मैं उससे अपना सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। भले इस वक्त युवान का चेहरा काफी शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में जो गजब का गुरूर और भरोसा था उसे सुनकर रुद्र प्रताप को बहुत तसल्ली मिली। इन 2 महीनों की घने जंगल की खौफनाक ट्रेनिंग ने युवान नाम की इस धारदार तलवार को आखिरकार मयान से बाहर निकाल ही लिया था। तब रुद्र प्रताप ने एक गहरी सांस ली और फिर फिक्र जताते हुए कहा, आने वाला वर्गों का मुकाबला हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अगर इस बार भी अंचित वर्ग उस जखीरा वर्ग से हार गया तो सबसे बड़े गुरु की कुर्सी सीधे जारा महल के हाथों में चली जाएगी। सालों से वो जो साजिशें रच रहे हैं वो सब इसी दिन के लिए तो थी। अपने पिता की बात पर युवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो उस वर्गों के मुकाबले की अहमियत को बखूबी समझता था। देखने में ये सिर्फ 2 वर्गों के बीच का मुकाबला लग सकता था, लेकिन असलियत में इसका असर पौराणिक दल और जारा महल दोनों पर पड़ने वाला था। अगर कुछ वक्त पहले की बात होती तो युवान अपने चक्र ढूंढ भी नहीं पाता
और इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब जब वो अपने 5 चक्र खोल चुका था तो गुरुकुल पर कब्जा करने से पहले जारा महल को उसका सामना करना ही पड़ता। ये सोचते हुए युवान ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में यकीन भर लिया। पिछले कुछ महीनों की उसकी खून पसीने वाली ट्रेनिंग इसी दिन के लिए तो थी। तो क्या होगा जब शुरू होगा गुरुकुल के वर्गों का मुकाबला, और क्या युवान दिला पाएगा अंचित वर्ग को जीत? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3063 आमने सामने आए दो शक्तिशाली वर्ग। देखते ही देखते 3 दिन का वक्त गुजर गया। तीसरे दिन की सुबह होते ही पौराणिक दल में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। शहर के आसपास मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ पौराणिक दल की तरफ टिक गई थीं। हर कोई अच्छी तरह जानता था कि आज वर्गों का मुकाबला शुरू होने वाला था। जाहिर सी बात थी कि सिर्फ वर्गों का मुकाबला इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच नहीं सकता था। असली वजह तो ये थी कि इस मुकाबले का सीधा ताल्लुक शाही घराने और जारा महल के बीच चल रही जबरदस्त टक्कर से था। शहर का बच्चा बच्चा जानता था कि जारा महल पिछले कई सालों से इस गुरुकुल पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था और उसने यहाँ कब्जा जमाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया था। अगर आज जखीरा वर्ग इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेता तो जारा महल का खास आदमी गुरु जखीरा मौजूदा गुरु अंचित को हटाकर उनकी जगह ले लेता, और अगर ऐसा होता तो पौराणिक दल का गुरुकुल अपने आप जारा महल के गुरुकुल में बदल जाता। ऐसा होना शाही घराने के लिए एक बहुत बड़ा और करारा झटका साबित होता। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दोनों दलों की लड़ाई में अब जारा महल का पलड़ा भारी हो रहा था। इसलिए वर्गों के मुकाबले का नतीजा शाही घराने को हिला सकता था, और इसका कितना बड़ा असर होता ये बात किसी से छुपी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर गुरुकुल में अंचित वर्ग के आंगन में काफी चहल पहल थी। जैसे युवान ने एक बार फिर अंचित वर्ग के आंगन में अपने कदम रखे तो उसने तुरंत महसूस किया कि वहां मौजूद कई लोग उसे ही देख रहे थे। अगले ही पल सभी ने एक साथ जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। ये देखकर युवान थोड़ा हक्का बक्का रह गया और उसने हैरानी भरी नजरों के साथ सवाल किया, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस पर स्वरा, शुभी और याबू चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए चलते हुए उसके पास आए। उनमें से एक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। अगर तुमने जकीरा वर्ग को हराकर हमें सहस्त्रधार झरने में ज्यादा वक्त नहीं दिलाया होता तो हमारे अंचित वर्ग के पास वर्गों का मुकाबला जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। उनकी ये बातें सुनकर युवान अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाया। उसने उन सभी को देखकर गर्व से जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से तुम लोगों की शक्तियां काफी बढ़ गई हैं। इतने में स्वरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बड़े ही जोश में आकर कहा, हम तीनों ने तो अपने 6वें चक्र को पूरी तरह से खोल लिया है। तभी याबू ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा, हाँ, और ये सब सहस्त्रधार झरने में मिले उस ज्यादा वक्त की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना हमें अपने 6वें चक्र खोलने के लिए शायद 1 महीना और लग जाता। ये सुनते युवान अंदर ही अंदर काफी हैरान हुआ। उसे अब समझ आ रहा था कि सहस्त्रधार झरने में जीते गए 2 घंटों ने सभी की शक्तियों को बढ़ाने में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। फिर थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए युवान ने उनसे सवाल किया, और हमारे खास जखीरा वर्ग के दोस्तों के क्या हाल है? उनके पास तो सहस्त्रधार झरने में खुद को बेहतर करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बचा था, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ खास तरक्की की होगी, है ना? इस पर शुभी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर आं भरते हुए जवाब दिया, जखीरा वर्ग का हौसला तो इन दिनों काफी टूटा हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग अंदर ही अंदर चिरायु से काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। जाहिर सी बात थी कि जखीरा वर्ग के पास शुरुआत में सहस्त्रधार झरने में बिताने के लिए 4 घंटे का वक्त था, जिसका 3/4 हिस्सा चिरायु अपनी बेवकूफ़ी से गवा बैठा था। इतनी बड़ी हार को भला कौन बर्दाश्त कर सकता था? भले ही चिरायु के रुतबे के डर से किसी ने मुंह पर कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके दिलों में पल रही कड़वाहट को छुपाया नहीं जा सकता था। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक गंभीर आवाज गूंज उठी, अगर तुम सभी को लगता है कि अपने 3 घंटे गंवाने की वजह से जखीरा वर्ग की ताकत कम हो गई है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। यह आवाज सुनकर युवान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने से गुरु अंचित अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे बांधे बड़ी ही संजीदगी से उनकी तरफ चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही वहां मौजूद सभी योद्धाओं ने एक के बाद एक सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, गुरुजी को प्रणाम। तब गुरु अंचित ने अपना हाथ लहराकर उन्हें शांत किया और फिर युवान की तरफ देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा, जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 2 महीनों में चिरायु चुपके से जखीरा वर्ग के कई योद्धाओं को जारा महल लेकर जा चुका है। ये सुनते युवान की आंखें हैरानी में थोड़ी छोटी हो गईं और उसने तीखे अंदाज में कहा, अच्छा, तो क्या वो जारा महल के खजाने और रुतबे का इस्तेमाल करके अपने वर्ग के योद्धाओं को ताकतवर बनाने की फिराक में है? इस बात पर गुरुवंचित के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने मायूसी से अपना सर हिला दिया। चिरायु की ये घटिया हरकतें सच में बहुत घिनौनी थी, लेकिन गुरुवंचित इसके खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं कह सकते थे। आखिर बाहरी लोगों को इस बात पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं था कि दूसरे वर्ग अपने योद्धाओं को कैसे ताकतवर बना रहे थे। वैसे भी जारा महल के पास तकनीकों और खजानों की कोई कमी नहीं थी,
इसलिए मुट्ठी भर लोगों को ताकतवर बनाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन चिरायु के इस बर्ताव की वजह से जखीरा वर्ग के बाकी योद्धा काफी दुखी थे और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में जखीरा वर्ग से चिरायु के खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थीं, जिन्हें गुरु जखीरा ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया था। इतने में गुरु अंचित ने अपनी आवाज भारी करते हुए सबको चेतावनी दी और कहा, इसलिए सिर्फ अपने छठवें चक्र को खोल लेने पर इतना ज्यादा गुरूर मत करना, क्योंकि चिरायु पहले ही 7 चक्र खोल चुका है। ये सुनते ही अंचित वर्ग के अनगिनत योद्धा पूरी तरह से खामोश हो गए और उनकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगा। चिरायु का नाम ही अंचित वर्ग पर किसी भारी चट्टान की तरह दबाव बना रहा था। भले ही युवान ने सहस्त्रधार झरने में चिरायु को एक बार हरा दिया था, लेकिन वो मुकाबला आम मुकाबलों से काफी अलग था। आज होने वाले वर्गों के मुकाबले में हालात बिल्कुल अलग होने वाले थे, जहां हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना था। पूरे आंगन में फैली इस घबराहट के बीच कई लोगों की नजरें उम्मीद से युवान की तरफ टिक गईं। आखिर पिछले 1 साल में वो इकलौता ऐसा शख्स था जिसने चिरायु को हराने का कारनामा कर दिखाया था। इसलिए जाहिर सी बात थी कि सभी को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। सभी की नजरें खुद पर महसूस कर युवान ने मुस्कुराते हुए गुरु अंचित की तरफ देखा और बेफिक्री से कहा, आप आराम से रहिए गुरु अंचित, चिरायु से मैं खुद निपट लूंगा। उसकी बात पर गुरु अंचित ने अपना सर हिला तो दिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी फिक्र के बादल छाए हुए थे। वो जानते थे कि वर्गों का ये मुकाबला सहस्त्रधार झरने वाले उस छोटे से खेल जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह समझते थे कि ऐन वक्त पर वो अपने अंचित वर्ग का हौसला टूटने नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और अपना हाथ लहराते हुए ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम सभी तैयार हो तो मेरे पीछे वर्गों के मुकाबले वाली जगह पर चलो। इतना कहकर वो तुरंत मुड़े और आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे युवान, स्वरा और अंचित वर्ग के बाकी सभी योद्धा भी एक बड़े से झुंड की तरह चल पड़े। कुछ ही देर में वो सभी गुरुकुल के उत्तरी इलाके में पहुंच गए, जहां वर्गों का मुकाबला होने वाला था। वहां का मैदान इतना ज्यादा फैला हुआ और भव्य था कि उसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। उस मैदान के बीचों बीच अलग अलग ऊंचाई वाले 5 ऊंचे चबूतरे खड़े थे। इन्हीं चबूतरों को वर्गों के मुकाबले का अखाड़ा कहा जाता था। इस वक्त उस मैदान के चारों तरफ लोगों का ऐसा सैलाब उमड़ा हुआ था जिसे संभालना मुश्किल हो रहा था। गुरुकुल के लगभग सभी योद्धा तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही शहर के भी अनगिनत लोग इस महामुकाबले को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए थे। पूरे मैदान में शोर शराबे की इतनी जोरदार आवाजें गूंज रही थीं कि कान के पर्दे तक फट जाएं। भीड़ को चीरते हुए युवान और अंचित वर्ग के बाकी योद्धा मैदान में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन सभी की नजरें तुरंत उन 5 ऊंचे चबूतरों पर पड़ी और फिर आखिर में जाकर सबसे ऊंचे चबूतरे पर टिक गईं। ये सबसे ऊंचा चबूतरा सभी वर्गों में सबसे काबिल वर्ग का माना जाता था। हर साल जो वर्ग वर्गों के मुकाबले में जीतता था उसे इस चबूतरे पर अपना झंडा गाड़ने का हक मिलता था। फिलहाल उस चबूतरे पर एक लंबा सा झंडा हवा में शान से लहरा रहा था। उस झंडे पर एक बड़ा और गहरा जखीरा लिखा हुआ था, जो दूर से ही काफी साफ दिखाई दे रहा था। उस झंडे को देखते ही पास ही खड़े गुरु अंचित ने गहरी आं भरी और मायूसी से कहा, पिछले 2 सालों से हमारे अंचित वर्ग ने इस चबूतरे को गंवा रखा है। यह सिर्फ गुरु अंचित का नहीं, बल्कि अंचित वर्ग के हर एक योद्धा का दर्द था। जो रुतबा और शान असल में उनकी होनी चाहिए थी, उस पर पिछले 2 सालों से जखीरा वर्ग ने कुंडली मार रखी थी। इसी वजह से अंचित वर्ग का सबसे ताकतवर वर्ग कहलाना अब महज एक मजाक बनकर रह गया था। वहीं उनकी मायूसी देखकर युवान ने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, अगर ये जखीरा वर्ग इस साल भी इस चबूतरे पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है तो उन्हें उससे पहले मेरे इन अटूट इरादों की इजाजत लेनी होगी। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, उस मैदान के इर्द गिर्द खड़ी भीड़ का सैलाब और भी ज्यादा खचाखच बढ़ता गया। तभी अचानक किसी ने पूरे जोर से चिल्लाते हुए ऐलान किया, महाराज और महारानी पधार रहे हैं। ये ऊंची और भारी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और अगले ही पल सभी की नजरें मुख्य बालकनी की तरफ घूम गईं, जहां रुद्र प्रताप, रानी निहारिका और चंद्रिका को एक साथ आते हुए देखा जा सकता था। वो लोग बड़े ही शाही अंदाज में चलकर आए और सबसे ऊंची कुर्सियों पर जाकर विराजमान हो गए। ये वर्गों का मुकाबला इतना ज्यादा खास था कि खुद राजा रुद्र प्रताप भी यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाए थे। रुद्र प्रताप के पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक और जोरदार आवाज ने पूरे मैदान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, राजा जारादित्य पधार रहे हैं। वो ऐलान सुनते ही हजारों लोगों की नजरें दूसरी दिशा की तरफ घूम गईं, जहां से एक पूरा का पूरा काफिला पूरे रौब के साथ मैदान की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। युवान की नजरें उस काफिले के बिल्कुल आगे चल रहे एक अधेड़ उम्र के आदमी पर टिक गई, जिसने शाही कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी के चलने का अंदाज किसी खूंखार बाघ जैसा था। इतना ही नहीं, उस आदमी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और उसकी आंखों में एक अजीब सी तेज चमक थी। उसके आते ही एक ऐसा अदृश्य दबाव पूरे मैदान में फैल गया कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस आदमी से सीधे आंखें मिलाने की। वहीं उस आदमी को घूरते हुए युवान की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं और उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, तो ये हैं जारा महल के राजा
और चिरायु के पिता जारादित्य। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इस इलाके में पनप रहा सबसे बड़ा आस्तीन का सांप था। और सच कहा जाए तो ये रक्तप्रस्त साम्राज्य की वो छिपी हुई सुई थी जो सीधा उनके सीने में चुभी हुई थी। राजा जारादित्य असल में एक शक्तिधर योद्धा था और इसी वजह से उसे इस इलाके के सबसे खूंखार और ताकतवर योद्धाओं में गिना जाता था। इतने में गुरु अंचित ने बड़ी सर्द और चुपती हुई आवाज में ताना मारते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि आज का ये वर्गों का मुकाबला राजा जारादित्य के लिए भी कुछ ज्यादा ही मायने रखता है। उधर मुख्य बालकनी पर पहुंचते ही जारादित्य ने अपने हाथों को जोड़कर रुद्र प्रताप की तरफ इशारा तो किया, लेकिन उसके अंदाज में एक प्रजा या नौकर वाला कोई भी सम्मान नजर नहीं आ रहा। उसके इस गुरूर को देखकर भी रुद्र प्रताप के चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला और उन्होंने बस हल्के से अपना सर हिला दिया। शाही घराने और जारा महल के बीच की दुश्मनी और कड़वाहट आज दिन के उजाले की तरह सबके सामने साफ छलक रही थी। रुद्र प्रताप और जारादित्य के अपनी जगहों पर बैठते ही हवा में घुली हुई बेसब्री अपने चरम पर पहुंच गई। तभी एक भारी घंटे की गूंज पूरे मैदान में जोर से बज उठी, जिसने सभी की धड़कनें तेज कर दी। उसी गूंज के साथ एक भारी आवाज ने पूरे मैदान में ऐलान किया, वर्गों का मुकाबला अब शुरू होता है। उस ऐलान के बाद वहां मौजूद सभी लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। तभी अचानक मैदान के बीचों बीच गुरु अंचित की झलक दिखाई दी। उनके शरीर के चारों ओर ढेर सारी शक्तियां उमड़ रही थीं। फिर उन्होंने अपनी दमदार आवाज में सभी को संबोधित करते हुए कहा, वर्गों के मुकाबले के नियम पहले की तरह ही होंगे। हर वर्ग अपने 4 सबसे बेहतरीन योद्धाओं को आगे भेजेगा जो अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। अगर कोई किसी भी वर्ग के 4 योद्धाओं को हरा देता है तो वो वर्ग उस हारे हुए वर्ग की जगह ले लेगा। इतना समझाकर गुरु अंचित ने अपना हाथ लहराते हुए सभी को हुक्म दिया, सभी वर्गों के चुने हुए योद्धा कृपया अपने अपने मंच पर आ जाएं। उनकी कड़क आवाज सुनते ही सभी वर्गों से तेजी से कुछ लोग बाहर निकलकर सामने आने लगे। आसमान छूती तालियों और चीख पुकार के बीच वो सभी योद्धा छलांग मारते हुए अपने अपने मंच पर जा पहुंचे, जहां से पूरा मैदान उन्हें साफ साफ देख सकता था। अंचित वर्ग की तरफ से हिस्सा लेने वाले योद्धा तो पहले से ही तय थे, जिनके नाम थे युवान, स्वरा, याबू और शुभी। उन्हें मंच पर जाते देख अंचित वर्ग के ढेर सारे योद्धाओं ने जोर जोर से चीखते हुए उनका हौसला बढ़ाया, तुम लोग ये कर सकते हो, उन्हें दिखा दो कि हम क्या चीज हैं। ये सुनकर युवान और बाकी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पूरे यकीन के साथ अपना सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वो चारों छलांग लगाकर दूसरे सबसे ऊंचे मंच पर जा खड़े हुए। उस मैदान में जो सबसे ऊंची जगह थी वो जखीरा वर्ग के योद्धाओं के लिए तय थी, जिस पर चिरायु और उसके बाकी तीनों साथी मौजूद थे। इस पर चिरायु अपने हाथ पीछे बांधे पूरे गुरूर में खड़ा था और लिम्या ठीक उसके बगल में खड़ी थी। वो दोनों उस ऊंचाई से नीचे वाले मंच पर खड़े युवान और उसके साथियों को नीची नजरों से देख रहे थे। चिरायु की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी बेरहमी छाई हुई थी। उसने युवान को घूरते हुए अपनी खूंखार और चुपती हुई आवाज में कहा, इस साल भी ये मंच मेरे जखीरा वर्ग के पास ही रहेगा, इसलिए मैं तुम सबको यही सलाह दूंगा कि इस पर कब्जा करने के जो हसीन सपने तुम देख रहे हो उन्हें भूल जाओ। तो आखिर क्या होगा इस दिलचस्प वर्गों के मुकाबले का नतीजा और कैसे अंचित वर्ग को डूबने से बचा पाएगा युवान, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3064 इनकी ताकत अचानक कैसे बढ़ गई। चिरायु ने ऐलान कर दिया था कि इस बार भी वर्गों के मुकाबलों में जीत जखीरा वर्ग की ही होने वाली थी। उसकी बात पर युवान के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई और उसने मजाक उड़ाते हुए चिरायु को जवाब दिया, सहस्त्रधार झरने में जो मौका तुमने हमें तोहफे में दिया था ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारे अमीर जारा महल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि तुम्हारी जेबें इतनी भारी हैं कि तुम अपनी जेब से दूसरों को ताकतवर बनाने का शौक जो रखते हो। युवान की ये चुभने वाली बात सुनकर चिरायु का चेहरा गुस्से से फड़कने लगा। सहस्त्रधार झरने में युवान से हारने के बाद जखीरा वर्ग में उसकी इज्जत की पहली धज्जियां उड़ चुकी थीं। और तो और उसने अपनी जो थोड़ी बहुत साख इतने सालों की मेहनत से बनाई थी वो भी अब मिट्टी में मिल चुकी थी। तभी लिम्या ने नफरत भरी आवाज में जोर से फुफकारते हुए कहा, इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? इस वर्गों के मुकाबले के बाद तुम लोगों के हाथों से एक काबिल वर्ग होने का ये तमगा वैसे भी छिनने वाला है, और जब ऐसा होगा तब ये सारी की सारी चीजें हमारी ही हो जाएंगी। उसकी इस बकवास पर स्वरा ने अपने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, जीत और हार का फैसला करने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही हो लिम्या। इस पर लिम्या का गुरूर और भड़क गया और उसने घमंड में अंधे होकर जवाब दिया, तू खुद को समझती क्या है? क्या तुझे लगता है कि तेरे जैसी लड़की की इतनी औकात है कि वो मुझसे सीधे मुंह बात भी कर सके? स्वरा ने अपनी नजरें हल्की सी नीची करते हुए बड़ी जिम्मेदारी से कहा, इस मंच पर किसी की हैसियत या ओहदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम आज हार गई तो तुम्हारी ये सारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगी। ये करारा जवाब सुनकर लिम्या की भौहें तन गईं और उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कल की आई हुई अनाथ लड़की। अगर आज तू मेरे हाथों लग गई ना
तो देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। इस धमकी पर स्वरा की आंखों में भी एक अजीब सी नाराजगी और बेरहमी दिखाई देने लगी और उसने बिना डरे लिमिया से कहा, तुम्हें भी खुद को बचाकर रखना चाहिए। तुम्हारी आज की बातें और पिछली बार जो कुछ भी हुआ था, मैं उसका पूरा हिसाब बराबर करने के लिए बेताब हूं। मगर उसकी बेबाकी देखकर भी लिमिया जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उसने बुरी तरह चिढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि तुझमें इतनी काबिलियत है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ। लड़ाई शुरू होने से पहले इन दोनों वर्गों के बीच की दुश्मनी शोले बनकर भड़क रही थी। वहीं दूसरी ओर अंचित वर्ग के योद्धा अपने मंच पर बिछी चटाइयों पर बैठ गए। बैठते युवान ने अपनी नजरों से चिरायु और उसके साथियों का जायजा लिया। लिमिया के ठीक पीछे दो बेहद लंबे और हट्टे कट्टे लड़के खड़े थे, जिनके शरीर से लगातार शक्तियों की लहरें बाहर निकल रही थीं। तभी युवान के बगल में बैठी स्वरा ने धीमी आवाज में उसे इत्तला करते हुए कहा, वो दोनों जखीरा वर्ग के सबसे बेहतरीन योद्धा सोलांग और ववान हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उन दोनों ने पहले ही अपने 6 चक्र खोल लिए हैं। ये सुनकर युवान ने अपना सिर हिलाया और उन दोनों की तरफ देखा। उसे उन दोनों के शरीर से एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सी ताकत महसूस हो रही थी। तभी अचानक पूरा मैदान एक बार फिर भारी घंटे की आवाज से गूंजने लगा। जैसे जैसे सभी वर्गों के योद्धा मंच पर आते गए, घंटे की आवाज और तेज होती गई, जब तक कि एक आखिरी और सबसे लंबी आवाज ने इन वर्गों के मुकाबले के शुरू होने का ऐलान नहीं कर दिया। आखिरी आवाज के खत्म होते ही हर तरफ से ललकारने की आवाजें आनी शुरू हो गईं और एक एक करके कई योद्धा तेजी से हवा में उड़ते हुए खाली पड़े पत्थरों के मंचों पर आकर उतरने लगे। अंचित वर्ग की तरफ से सबसे पहले याबू अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने लड़ने के लिए मंच की तरफ देखते हुए कहा, मैं जाकर जरा पानी नाप कर आता हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें सीधे जखीरा वर्ग के सोलांग पर जाकर टिक गईं और उसने जोर से चिल्लाते हुए ऐलान किया, अंचित वर्ग का याबू जखीरा वर्ग के सोलांग को चुनौती देता है। अपना नाम सुनकर सोलांग बिना किसी भाव के उस मंच से उठा और एक लंबी छलांग मारकर सीधे मुकाबले वाले मंच पर जा पहुंचा। उसे मंच पर देख याबू भी तुरंत उड़ते हुए मुकाबले के मंच पर गया और उसने सोलांग की तरफ इज्जत से अपने दोनों हाथ जोड़े। तभी एक अफसर छलांग लगाकर उनके बीच आ गया। उसने दोनों योद्धाओं की तरफ देखा और अपना हाथ नीचे झटकते हुए चिल्लाया, मुकाबला शुरू करो। अफसर के इतना कहते ही दोनों योद्धा किसी तूफान की तरह एक दूसरे की तरफ झपटे और उनके मुंह से एक साथ भारी आवाज निकली, 6 चक्र खुल जाओ। उन दोनों के पास ही 6 चक्रों की बेइंतहा ताकत थी और वो दोनों शुरुआत में ही खुद को पीछे रखने वाले नहीं थे। इसलिए मुकाबला शुरू होते ही दोनों ने अपने सारे चक्र खोल दिए, जिससे उनके शरीर से खौफनाक ताकत का तूफान बाहर निकलने लगा। उन दोनों के शरीरों के इर्द गिर्द शक्तियों की अनगिनत लहरें मंडराने लगी। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों और लातों की ऐसी बारिश कर रहे थे कि हवाएं भी चीर कर अलग हो रही थीं। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैदान में मौजूद हजारों लोगों की नजरों के बीच उन दोनों में बेहद खतरनाक भिड़ंत हो रही थी। दोनों में से किसी की आंखों में कोई दया नहीं थी और उनका हर एक हमला सीधे सामने वाले को चोट पहुंचाने के इरादे से किया जा रहा था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई को ध्यान से देखते हुए स्वरा ने अपनी धीमी आवाज में कहा, ये दोनों तो बिल्कुल बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। उसकी बात पर युवान ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। वो समझ रहा था कि दोनों ही योद्धाओं के पास 6 चक्रों की शक्तियां थी, इसलिए ताकत के मामले में किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। इस मुकाबले की जीत अब पूरी तरह से इस बात पर टिकी थी कि किसके पास ज्यादा ताकतवर तकनीकें थीं और किसका लड़ाई का तजुर्बा बेहतर था। इतने में युवान की नजर अचानक चिरायु की तरफ गई और उसने देखा कि उन दोनों को लड़ते हुए देखकर चिरायु के चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान आ गई। ये देखते ही युवान के माथे पर शिकन दिखाई देने लगी और उसने अंदर ही अंदर कुछ महसूस करते हुए कहा, बराबरी का मुकाबला होने पर भी चिरायु के चेहरे पर यह मुस्कान कैसी? इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। वहीं दूसरी ओर मुकाबले के मंच पर याबू और सोलांग की वो लड़ाई और भी ज्यादा खूंखार होती जा रही थी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि सोलांग की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक आ गई थी और उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां अब पहले से कहीं ज्यादा बेकाबू और भारी हो चुकी थीं। इस अजीब से बदलाव को सिर्फ याबू ही सबसे करीब से महसूस कर पा रहा था। उसे अचानक सोलांग के हर हमले में एक भयानक दबाव महसूस होने लगा और अब हर टक्कर के साथ याबू पीछे धकेला जा रहा था। ये देखकर याबू पूरी तरह से बौखला गया और उसने हैरानी में खुद से सवाल किया, ये क्या हो रहा है? इसकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? तभी याबू की चाल में एक हल्की सी चूक हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए सोलांग की आंखों की लाल रोशनी और ज्यादा भड़क उठी। फिर उसने एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए कहा, दफा हो जाए यहां से। ये चिल्लाते ही वो किसी पिंजरे से छूटे हुए भूखे शेर की तरह याबू पर झपटा और उसने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का याबू के सीने पर दे मारा। इस जोरदार हमले से याबू का शरीर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून की एक बौछार बाहर निकल आई। वो नज़ारा देखते हुए पूरे मैदान में हड़कंप मच गया। किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला अचानक याबू की बुरी हार के साथ इस तरह खत्म हो जाएगा। वहीं मंच के ऊपर खड़े युवान के चेहरे पर अब और भी ज्यादा परेशानी दिख रही थी। उस आखिरी पल में उसे भी सोलांग के शरीर से बहने वाली शक्तियों में एक अजीब सी लहर महसूस हुई थी,
जिसके तुरंत बाद वो ताकत अचानक से खतरनाक और बेकाबू हो गई थी। उधर सबसे ऊंचे मंच पर इसार को देखकर चिरायु के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, युवान की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक घिनौनी और अजीब सी चमक साफ दिखाई दे रही थी। जारा महल के लिए वर्गों का मुकाबला जीतना किसी भी कीमत पर जरूरी था, और इसलिए उसने हर वो तरीका अपना लिया था जिससे युवान और उसके साथियों को जीतने का कोई मौका न मिल सके। याबू की इस हालत को देखकर शुभी अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए खड़ी हो गई। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपने साथियों से कहा, अगली बारी मेरी है। इस पर युवान ने फिक्र जताते हुए उसे सलाह दी और कहा, जरा संभल कर रहना शुभी, ये लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। जैसे ही चिरायु ने शुभी को खड़े होते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने पीछे खड़े ववान की तरफ देखते हुए सपाट आवाज में हुक्म दिया, अब तेरी बारी है ववान, जा इस लड़की को दिखा दे। हुक्म मिलते ही ववान अपनी जगह से उठा और हवा में छलांग लगाते हुए सीधे मुकाबले के मंच पर जा पहुंचा। उसके ठीक पीछे शुभी भी तेजी से मंच पर आ गई। इस बार दोनों में से किसी ने भी फालतू बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। जैसे ही अफसर ने मुकाबला शुरू करने का इशारा किया, दोनों ने तुरंत अपने 6 चक्र खोल दिए। देखते ही देखते उनके शरीर के अंदर ढेर सारी शक्तियां भर गईं, जिससे उनके रगों में ताकत का एक बवंडर दौड़ने लगा। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे का पत्थर तरक गया और वो दोनों किसी गोली की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ भागे। युवान की नजरें इस वक्त मंच पर एक दूसरे से भिड़ रहे उन दोनों योद्धाओं पर गड़ी हुई थी। पिछले मुकाबले की ही तरह इस बार भी दोनों के बीच ताकत का कोई बड़ा फासला नहीं था और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, युवान की आंखों की पुतलियां अचानक से सिकुड़ गईं। उसने एक बार फिर ववान के शरीर में भी उसी तरह का अजीब बदलाव महसूस किया, जहां उसकी शक्तियां अचानक से बेकाबू और खूंखार होने लगी थीं। देखते ही देखते ववान के हमले बहुत ज्यादा दरिंदगी भरे और तेज हो गए। उसके हर एक मुक्के में इतनी खूंखार शक्तियां भरी हुई थी कि हवाओं के चीरने की आवाजें धमाकों की तरह सुनाई देने लगी। ये देखकर चिरायु ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा, बस इस लड़की का भी खेल अब खत्म हुआ। तभी ववान के मुंह से किसी दानव जैसी भयानक दहाड़ निकली, जिससे जमीन तक कांप उठी। उसने अपने मुक्के में उमड़ती हुई शक्तियों का तूफान इकट्ठा किया और उस तूफान को सीधे शुभी की तरफ दे मारा। इस हमले में इतनी खौफनाक ताकत थी जो शायद पहाड़ों को भी उखाड़ कर फेंक दे। भले ही शुभी ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उस हमले की ताकत कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उस झटके से शुभी का शरीर पुतले की तरह हवा में उड़ता हुआ एक जोरदार आवाज के साथ मंच के बाहर जा गिरा। इस हार के साथ ही एक बार फिर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और लोगों के होश उड़ गए। अंचित वर्ग को लगातार 2 बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ गया था। वहां दूर एक बहुत ऊंचे मंच पर बैठे रुद्र प्रताप का चेहरा ये देखकर पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, और ठीक उनसे बिल्कुल अलग जारादित्य के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और शातिर मुस्कान छा गई थी। वहीं दूसरी ओर युवान बिना पलक झपकाए लगातार मंच पर खड़े ववान को घूर रहा था। कुछ पलों बाद अचानक युवान की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी और उसने अपनी धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अच्छा तो ये बात है, मुझे समझ आ गया कि इन लोगों ने जीतने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। इन जालसाजों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। युवान की बात सुनकर स्वरा कुछ पल के लिए दंग रह गई और उसने हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है युवान? ये लोग ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर युवान की आंखों में एक अजीब सी नाराजगी आ गई। उसने अपनी नजरें सोलांग और ववान की तरफ घुमाई और सपाट आवाज में जवाब दिया, अगर मेरा अंदाजा सही है तो उन लोगों ने रक्तुबाल अक्षर का इस्तेमाल किया है। ये नाम सुनते ही स्वरा ने हड़बड़ाते हुए पूछा, रक्तुबाल अक्षर? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तब युवान ने धीरे धीरे उसे समझाते हुए बताया, रक्तुबाल अक्षर असल में एक पहले पड़ाव का अक्षर है, जिसे किसी तिलिस्मी जानवर के खून की मदद से बनाया जाता है। जब इसे शरीर पर उकेरा जाता है तो ये शरीर के अंदर के खून को जलाकर इंसान की शक्तियों को पूरी तरह से जंगली और खूंखार बना देता है। लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक होता है। इससे शरीर का बहुत सारा खून कम हो जाता है और कई बार तो इंसान की नसें तक फट जाती हैं, जिससे आगे चलकर ताकतवर होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखा जाए तो ये रक्तुबाल अक्षर 36 जीव चक्र अक्षर जैसा ही था, बस ये उतना ज्यादा असरदार नहीं था। इस बात का एहसास होते ही स्वरा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने घबराते हुए कहा, लेकिन वर्गों के मुकाबले में इस तरह के अक्षर का इस्तेमाल करना तो पूरी तरह से मना है, तो फिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर युवान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए गहरी सांस ली और स्वरा को समझाया, उन्होंने बड़ी चालाकी से इसे छुपाया है जिससे किसी को शक न हो। मुझे यकीन है कि उनके शरीर पर किसी भी तरह के अक्षर के निशान नहीं मिलेंगे। अब तुम ये सोचोगी कि अगर निशान नहीं मिलेंगे तो फिर वो अक्षर बना कैसे होगा? उसका जवाब भी मेरे पास है। मुझे लगता है कि इस मुकाबले से पहले वो लोग रोजाना अपने शरीर पर ये रक्तुबाल अक्षर बनवाते रहे होंगे, ताकि उसकी कुछ शक्तियां इनके शरीर में बची रहें। इसी वजह से जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है उनके शरीर का खून उबलने लगता है। इस तरह से उन्होंने धोखेबाजी भी कर ली और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन इसका नुकसान बहुत भारी है।
मुझे डर है कि सोलांग और ववान आगे चलकर हमेशा के लिए अपाहिज ना हो जाएं। इस घिनौनी सच्चाई को जानकर स्वरा ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, हद होती है एक इंसान के एक हद तक गिरने की। हं, ये अपने फायदे के लिए योद्धाओं की जिंदगियां तक बर्बाद करने में नहीं झिझक रहे हैं। तब युवान की आंखों में फिर से वही खतरनाक बेरहमी दिखाई दी और उसने कड़े लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि जारा महल वाले बहुत ज्यादा शातिर हैं। चिरायु के इतने ताकतवर होने के बावजूद वो लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो हर हाल में इस गुरुकुल पर कब्जा करना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो विवान और सोलांग का इस्तेमाल कर मेरी शक्तियां खर्च करवाना चाहते हैं। इस पर स्वरा ने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा दिखाई देने लगा और उसने भरोसे के साथ कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उनकी ये घटिया साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। वो अंदर ही अंदर जानती थी कि ये वर्गों का मुकाबला युवान और उसके परिवार के लिए कितना मायने रखता था, इसलिए वो उसे चिरायु के सामने किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर युवान अभी इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच ही रहा था कि तभी अचानक कागज का एक मुड़ा हुआ गोला ठीक उसके बगल में आकर गिरा। इस अचानक हुए वाकये से युवान थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने वो कागज उठाया और धीरे से उसे खोला। उस कागज पर बड़ी खूबसूरती से कुछ लिखा गया था, जिसे पढ़ते हुए युवान ने कहा, नेक दिल अक्षर, ये कागज आखिर आया कहाँ से? एक मिनट, ये लिखाई तो चंद्रिका की लग रही है। तो आखिर कैसे चिरायु और जारा महल की इस साजिश के बावजूद अंचित वर्ग को जीत दिला पाएगा युवान, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3065 एक स्वरा सब पर भारी। युवान के पास अचानक एक कागज आया था, जिसकी लिखाई पहचानते हुए उसने तुरंत अपना सिर उठाया और दूर बने एक चबूतरे की तरफ देखा, जहां चंद्रिका अपने हाथों में गारों को पकड़े बड़ी ही सुस्ती से मैदान की तरफ देख रही थी। जैसे युवान ने उसे देखा, चंद्रिका ने हल्का सा सिर झुकाकर उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान को देखते ही युवान को साफ समझ आ रहा था कि चंद्रिका ने भी इस धोखेबाजी को पकड़ लिया था, और क्योंकि उसकी अक्षरों की समझ युवान से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने तुरंत इस मुसीबत का तोड़ भी निकाल लिया था। वहीं उस कागज के इशारे को समझते ही युवान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने तुरंत स्वरा की तरफ पलटते हुए कहा, इस रक्तबाल अक्षर को मात देना नामुमकिन नहीं है, अपना हाथ आगे करो। स्वरा अभी भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपना नाजुक हाथ आगे कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, युवान ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्वरा का वो छोटा सा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका ये अंदाज देखकर स्वरा थोड़ी घबरा गई और मारे शर्म के उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, युवान ने अपनी कमर से रहस्यमयी कलम बाहर निकाली और बड़े ही ध्यान से उसकी हथेली पर कुछ उकेरना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसने अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन उसने अभी भी स्वरा का हाथ नहीं छोड़ा था। फिर उसने धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, ये एक नेक दिल अक्षर है। भले ही ये सिर्फ एक शुरुआती अक्षर ही है, लेकिन इस वक्त ये हमारे बहुत काम आएगा। जब वो लोग अपना रक्त उबाल अक्षर इस्तेमाल करेंगे, तो तुम बस अपने इसी हाथ से सीधे उनके सिर के बीचों बीच वार करना। भले ही स्वरा को अभी भी युवान की पूरी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन उसने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी झील जैसी गहरी आंखों से युवान को देखकर शर्माते हुए कहा, अक्षर तो बन गया ना, तो क्या तुम अब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे? ये सुनते युवान को एहसास हुआ कि वो अभी भी उसका हाथ पकड़े बैठा था। उसने हड़बड़ाते हुए तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और अपने चेहरे के भावों को शांत रखते हुए सफाई दी, मैं तो बस तुम्हें एक जरूरी बात समझा रहा था। मेरा इस मौके का फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था, सच्ची। इस पर स्वरा ने धीमी आवाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, सब जानती हूं मैं। वैसे भी तुम जैसे राजकुमारों को इन सब की आदत जो हो जाती है। अपनी इस बेइज्जती पर युवान थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगा। वो अभी कुछ सफाई देने ही वाला था कि इतने में याबू और शुभी वहां पहुंचे। इस वक्त उन दोनों के चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। पास आते ही उन दोनों ने मायूस आवाज में कहा, हमें माफ कर दो, हम हार गए। हमने अंचित वर्ग की नाक कटा दी है। वो दोनों खुद को कसूरवार मान रहे थे, क्योंकि युवान ने उनके लिए झरने में बिताने के लिए ज्यादा वक्त जीत लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो इस वर्गों के मुकाबले में हार गए थे। मगर युवान ने इस बात का जरा भी बुरा नहीं माना, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को तसल्ली दी और कहा, अरे कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो। तुम्हारी शक्तियों में कोई कमी नहीं थी, बल्कि हमारे दुश्मनों के पैतरे ही बहुत ज्यादा घटिया थे। ये कहकर उसने अपना सिर उठाया और सबसे ऊंचे चबूतरे की तरफ देखा। वहां चिरायु पहले से ही एक गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था, जैसे कि उसकी जीत पहले से ही उसकी जेब में थी। उसे इतना इतराता हुआ देख युवान के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट छा गई और उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, चिरायु, अभी से इतनी खुशियां मना रहा है? रुक जा जरा, बहुत जल्दी तेरी ये खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर मैदान में मौजूद हर किसी की नजरें अब अंचित वर्ग की तरफ गड़ी हुई थी। अंचित वर्ग की लगातार 2 हार देखने के बाद सभी को ये यकीन होने लगा था कि इस बार भी जखीरा वर्ग ही उन पर भारी पड़ने वाला था। आसपास खड़े कुछ लोग आपस में खुसुर पुसुर करते हुए कहने लगे,
देखकर तो यही लगता है कि गुरुकुल इस बार पक्का जारा महल के हाथों में चला जाएगा। लोगों की इन चुपती हुई नजरों के बीच स्वरा अपनी जगह से खड़ी हो गई। खड़े होकर उसने युवान की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अब मेरी बारी है। जवाब में युवान ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसे जोश दिलाते हुए कहा, जाओ और दिखा दो उन्हें कि शैतानी इरादे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, आखिर में जीत सच की होती है। आगे बढ़ने से पहले स्वरा ने मुड़कर युवान को देखा। उस वक्त सूरज की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसने एक ऐसी आवाज में जो सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे, जज्बात के साथ कहा, राजकुमार, उस दिन जब तुमने मेरे लिए बंद दरवाजे को ठोकर मारकर खोला था, तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं खुद को बहुत ताकतवर बनाऊंगी, और आज मैं ये पक्का करूंगी कि कोई भी मुश्किल तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरे। उसके मुंह से आखिरी बात निकलते ही वो लड़की जमीन पर हल्का सा जोर लगाते हुए सीधे एक ऊंचे अखाड़े पर जा उतरी। वहां पहुंचते ही उसकी बुलंद आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। अंचित वर्ग की स्वरा जखीरा वर्ग के सोलांग को मुकाबले के लिए ललकारती है। उसकी इस कड़क और सुरीली आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अखाड़े में उस बहादुर लड़की को देखकर लोग अंदर ही अंदर उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन भीड़ में खड़ी लिम्या से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। स्वरा को मिल रही इस तवज्जो को देखकर जलन के मारे उसकी आंखें बेहद छोटी हो गई थीं और उसने चिल्लाते हुए हुक्म दिया, सोलांग जा और जाकर इस लड़की को इसकी औकात दिखा दे। उसका हुक्म सुनते ही सोलांग बिना कोई आवाज किए अपनी जगह से उठा और सीधे अखाड़े वाले मंच पर जा पहुंचा। अगली पल वहां मौजूद अफसर ने हाथ नीचे करते हुए जोर से चिल्ला कर कहा, मुकाबला शुरू किया जाए। उस अफसर के इशारा करते ही सोलांग के शरीर के आसपास की शक्तियां भयानक तरीके से फटने लगी। एक ही झटके में उसके 6 चक्र खुल गए और ढेर सारी शक्तियां उसके हाथों और पैरों में तेजी से दौड़ने लगी। वो किसी चीते की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और उसने स्वरा पर मुक्कों की ऐसी खतरनाक बरसात कर दी मानो वो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहता हो। लेकिन सोलांग के इन खूंखार हमलों के जवाब में स्वरा किसी धुएं के छल्ले की तरह बड़ी ही नजाकत से वहां से खिसक गई। जब भी सोलांग का हमला उस पर पड़ने वाला होता तो वो बड़ी चालाकी से बच निकलती। उस पत्थर के अखाड़े में सोलांग पागलों की तरह वार किए जा रहा था और स्वरा बिना किसी घबराहट के बेहद आसानी से उसके हर हमले को चकमा दे रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सोलांग की आंखों में फिर से वो खौफनाक लाल रोशनी दिखने लगी। उसके शरीर के अंदर का खून उबलने लगा था, जिस वजह से उसकी शक्तियां बेकाबू और खूंखार हो चुकी थीं। तभी सोलांग ने आग बबूला होते हुए जोर से दहाड़ मारी, दहाड़ में जा तू, मैं दिखाऊंगा तुझे तेरी औकात। इतना कहकर उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और बिजली की रफ्तार से वो सोरा के ठीक सामने पहुंच गया। अगले पल उसने अपना हाथ घुमाते हुए पूरी ताकत से एक जानलेवा वार किया। लेकिन जैसे ही उसका वो जोरदार हमला स्वरा के करीब पहुंचा तो पीछे हटने की बजाय स्वरा तेजी से पलटी और उसने सीधा सोलांग पर धावा बोल दिया। उसका गोरा और नाजुक हाथ सीधे जाकर सोलांग के सिर पर लगा और ठीक उसी पल उसकी हथेली पर बना वो अक्षर एक हल्की सी रोशनी के साथ चमक उठा। उस अक्षर में से एक बेहद ठंडी और सुकून देने वाली शक्ति सोलांग के सिर के अंदर घुसी, जिसने उसके शरीर में उबल रहे उस खून को एक झटके में शांत कर दिया। इस अचानक हुए बदलाव की वजह से सोलांग की वो बेकाबू हुई शक्तियां अचानक से कमजोर पड़ने लगी और उसके शरीर के अंदर शक्तियों में भारी उथल पुथल मच गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्वरा ने अपना सबसे जोरदार हमला किया। उसकी 2 उंगलियों से एक चमकदार हरी रोशनी निकली जो हवा को चीरते हुए सीधे जाकर सोलांग के सीने से जा टकराई। इस भयंकर वार से सोलांग का पूरा शरीर झटके से हिल गया। उसके मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा बाहर निकला और अगले ही पल वो जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा। ये नजारा देखते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक से लोगों की भीड़ खुशी और हैरानी से चीख पड़ी। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि जिस सोलांग को रोकना कुछ देर पहले नामुमकिन लग रहा था, उसे स्वरा ने इतनी आसानी से धूल चटा दी थी। लोगों की हैरत भरी निगाहों के बीच स्वरा का खूबसूरत चेहरा अभी भी पानी की तरह बिल्कुल शांत था। उसने बड़ी लापरवाही से सबसे ऊंचे चबूतरे की तरफ देखा और एक कड़क आवाज में ललकारते हुए कहा, अगला कौन है? वक्त जाया मत करो और जल्दी यहां आ जाओ। उसकी वो आवाज सुनते ही मैदान में मौजूद भीड़ जोर से चीखने लगी और हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। आखिर स्वरा की जीत थी इतनी शानदार। भले ही सोलांग के हमले शुरुआत में काफी खतरनाक लग रहे थे, लेकिन आखिर में स्वरा ने उसे किसी कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाया था। वही अंचित वर्ग के अनगिनत योद्धा खुशी से झूमते हुए स्वरा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये नजारा देखकर गुरु अंचित के चेहरे की परेशानी थोड़ी कम हुई और उन्होंने राहत की सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उन्होंने स्वरा पर जो उम्मीदें लगाई थीं वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गईं। मैदान में गूंजती बधाइयों और तालियों की आवाज को सुनकर चिरायु के चेहरे पर थोड़ी हैरानी परेशानी दिखने लगी। वहीं उसके बगल में खड़ी लिम्या गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। स्वरा का इस तरह सबका ध्यान अपनी ओर खींचना लिम्या को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी जलन में जलते हुए लिम्या ने खूंखार और कड़क आवाज में हुक्म दिया, ववान, अब तेरी बारी है। उसकी बात सुनते ही ववान ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी छलांग मारते हुए वो सीधा उस पत्थर के मंच पर जा पहुंचा। मंच पर पहुंचते ही ववान ने स्वरा की तरफ अपनी मुट्ठी जोड़कर इज्जत दिखाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे
कुछ नया सिखाओगी। तभी अफसर ने जोर से चिल्लाते हुए ऐलान किया, मुकाबला शुरू किया जाए। अफसर की आवाज गूंजते ही पिछले मुकाबले की तरह इस बार भी ववान ने ही पहला वार किया। उसके पैरों में अचानक से जबरदस्त शक्तियां दौड़ने लगी, जिससे नीचे मौजूद पत्थर टूटकर बिखर गए। अगले ही पल वो किसी खूंखार जानवर की तरह स्वरा पर झपटा। उसने अपने हाथों को पंजों का आकार दिया और बेरहमी से हवा को चीरते हुए चिल्लाया, चीर फाड़ हमला। जैसे उसके पंजे जैसे हाथ नीचे की तरफ आए तो हवा में एक भयानक आवाज गूंज उठी। लेकिन ववान के हमले चाहे कितने भी खूंखार क्यों न थे, वो स्वरा को छू तक नहीं पा रहे थे। स्वरा का शरीर धुएं के किसी छल्ले की तरह हवा में तैर रहा था, जिस वजह से ववान का हर एक मुक्का सिर्फ हवा को चीर कर रह जाता। ये देखकर युवान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने धीमी आवाज में तारीफ करते हुए कहा, स्वरा की ये तकनीक तो कमाल है। धुएं का छल्ला, ये बचाव करने वाली तकनीक पूरे गुरुकुल में सीखने के लिए सबसे मुश्किल तकनीकों में से एक मानी जाती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि स्वरा इस पर ऐसी महारत हासिल कर लेगी। माना कि धुएं का छल्ला तकनीक युवान की व्याल रफ्तार जितनी असरदार नहीं थी, लेकिन इसकी अपनी एक अलग ही खासियत थी। ये तकनीक पूरी तरह से दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल कर खुद को बचाने पर टिकी थी। सामने वाले का हमला जितना ज्यादा खतरनाक होता, निशाना लगाने की उम्मीद उतनी ही कम हो जाती। तभी युवान ने एक गहरी सांस लेते हुए यकीन के साथ कहा, अब तो इस ववान की हार पक्की है। और युवान का यह अंदाज बिल्कुल सही था। पहले हार चुके सोलांग की ही तरह इस लगातार खिंचते मुकाबले की वजह से ववान का खून भी खौलने लगा था। उसकी आंखों में लाल रंग उभर आया और उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेकाबू होने लगीं। यही वो मौका था जिसका स्वरा को बेसब्री से इंतजार था। अगले ही पल उसकी आंखों में चमक उठी और अचानक से हवा में मुड़ते हुए वो सीधा ववान की तरफ तेजी से बढ़ा। उसे अपनी तरफ आता देख ववान ने पूरी ताकत से दहाड़ते हुए अपना मुक्का आगे की तरफ दे मारा। इस हमले से पैदा हुई भयानक ताकत ने सामने की हवा को फाड़ दिया और वो सीधा स्वरा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मुक्का लगने से बस एक पल पहले ही स्वरा ने बड़ी ही चालाकी से अपने पैर से उस हमले पर हल्का सा वार किया और उसका शरीर हवा में उछलकर सीधा ववान के ऊपर जा पहुंचा। हवा में कलाबाजी दिखाते हुए स्वरा ने अपनी हथेली से सीधा ववान के सिर के ऊपर एक जोरदार वार किया। इस हमले के साथ ही एक ठंडी और शांत शक्ति ववान के शरीर में दौड़ गई, जिसने उसके खौलते हुए खून को तुरंत ठंडा कर दिया। उसके शरीर में मौजूद शक्तियां अचानक से कांपने लगी और इससे पहले कि स्वरा कुछ और करती, ववान दर्द में कराहते हुए सीधा अपनी पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। नीचे गिरते उसके मुंह से ढेर सारा खून बहने लगा था। ये नजारा देखते ही मैदान में मौजूद भीड़ पागल हो उठी और उनकी चीखों और तालियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ये सब देखकर लिमिया इतने गुस्से में थी कि उसके दांत पीसने के कड़कड़ाहट साफ सुनी जा सकती थी। उसकी आंखों से मानो आग के शोले बरस रहे थे। वहीं चिरायु का चेहरा भी परेशानी से काला पड़ गया था और उसने घबराते हुए कहा, लगता है इस लड़की ने रक्तबाल अक्षर का पता लगा लिया है और उसे तोड़ने का तरीका भी ढूंढ निकाला है। भले ही चिरायु को पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इतना जरूर एहसास हो गया था कि स्वरा ने जानबूझकर सोलांग और ववान का खून खौलने तक का इंतजार किया था ताकि वो अपना असली दाव चल सके। तभी चिरायु ने चेहरे पर गहरी परेशानी के साथ कहा, ये स्वरा सच में हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। जो 2 मुकाबले उन्होंने इतनी मेहनत से जीते थे, उन्हें स्वरा ने चुटकियों में मिट्टी में मिला दिया था। स्वरा की असली तरकीब कि वो युवान को पूरी तरह से थका देता ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन इस लड़की ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। वहीं दूसरी ओर स्वरा बड़ी शान से पत्थर के उस मंच पर खड़ी थी। उसने अपने शरीर में बहती शक्तियों को शांत किया और फिर अपनी बर्फीली निगाहों से लिम्या को घूरते हुए एक सपाट आवाज में ऐलान किया, अंचित वर्ग की स्वरा जखीरा वर्ग की लिम्या को मुकाबले के लिए ललकारती है। ये चुनौती सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि स्वरा लगातार तीसरा मुकाबला लड़ने की तैयारी कर रही थी। इस ललकार पर लिम्या गुस्से के मारे पागल हो उठी और पागलों की तरह हंसते हुए उसने चिल्ला कर कहा, बहुत खूब, इस नासमझ और सड़क छाप लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझे ललकारे। सच में से अपनी औकात का कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने स्वरा को अपनी जहरीली नजरों से घूरा और अगले ही पल लिम्या उड़ते हुए मंच पर जा पहुंची। फिर अपनी खूंखार निगाहें स्वरा पर गड़ाते हुए उसने कड़क आवाज में कहा, अगर तुझे अपनी मौत से इतना ही प्यार है तो मैं तेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। तो आखिर क्या होने वाला है स्वरा और लिम्या के इस दिलचस्प मुकाबले में, और कैसा रहेगा वो पल जब आमने सामने आएंगे चिरायु और युवान? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।